ऐसे ही प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। डीके एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एसएसटी का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारा ये। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 91 हूबहू आपके सीटेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग जहां से आपका सीटेट प्रश्न पत्र के अंदर में आपका नंबर शुरू होता है एसएसटी का एवं साइंस का, सेम वैसे ही प्रोसेस से हम चल रहे हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 91? 19वीं शताब्दी के मध्य में किस ब्रिटिश इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा? अब कौन से काल हैं भाई वो? एक तो आपका हिंदू काल हो गया, मुस्लिम काल एवं ब्रिटिश काल। तो कौन है वो? जेम्स मिल हैं, बी.ए. स्मिथ हैं, चार्ल्स आयर हैं या मैक्स मूलर हैं? तो बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 91 का? अरे जेम्स मिल, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, नहीं पढ़ा? अरे भाई ये पीवाई क्वेश्चन के अंदर में आए गए सवाल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है? भाई ध्यान रखना है, सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं है। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 1? नगर साफ सुथरे एवं जलमल निकासी सर्वोच्च थी। अरे भाई ये तो विशेषता थी। मकान के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे। क्या ये बात ठीक है? मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थे। सड़कें सीधी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो बताइए दोस्तों, क्या कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्यों भाई? मकान के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे क्या? नहीं भाई, सबके आमने सामने खुलते थे। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 ऋग्वेद काल की स्त्रियों का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए भाई, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? स्त्रियों का विवाह यौवन आरंभ से पूर्व हो जाता था। स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थीं। स्त्रियां यज्ञ अनुष्ठान करती थीं। स्त्रियां सभा में भाग लेती थी। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर बताइए? अरे भाई क्या पूछ रहा है? ऋग्वैदिक काल की स्त्रियां के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 2 असत्य कथन है भाई। स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी, ये आपका असत्य कथन है, जो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 मौर्य साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी घाटी से कहां तक था? चलिए भाई, काबुल नदी घाटी तक, कुंभा नदी घाटी तक, ऑक्सस नदी घाटी तक, सिंधु नदी घाटी तक? तो बताइए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी से कहां तक था? 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आकश नदी घाटी तक। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? भाई ये बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में मिलता है ये। चलिए, क्या कह रहा है भाई? कन्नौज नगर पर आधिपत्य की लालसा के कारण, मध्यवर्ती उपजाऊ क्षेत्र पर नियंत्रण, दोनों या कोई नहीं? चलिए भाई, तो क्या होगा 96 का राइट आंसर बताइए मेरे भाइयों? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अरे भाई दोनों बात ही तो सही है ना। क्वेश्चन नंबर 97 निम्न में से कौन सा महमूद गजनवी के आक्रमण का कारण नहीं था? चलिए भाई, ऑप्शन नंबर 1 वह यहां धन एकत्रित करने आया था। उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित कर ईरानी सांस्कृतिक व प्रसार करना था। उसका उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार करना था। वह यहाँ मंदिरों को लूटने के लिए आया था। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा 97 का राइट आंसर? अरे भाई, ऑप्शन नंबर 2 उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित कर ईरानी सांस्कृतिक व प्रसार करना था। महमूद गजनवी के आक्रमण का कारण ये नहीं था, बाकी के ये सारे कारण थे, बट ऑप्शन नंबर 2 नहीं था, जो कि राइट आंसर है। 98 मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में क्या सत्य नहीं है? चलिए भाई, ऑप्शन नंबर 1 उसने खुरासन, इराक एवं ट्रांस आक्शियाना को जीतने की योजना बनाई थी। चीन से मोहम्मद बिन तुगलक के राजनयिक संबंध थे। सल्तनत के इतिहास में सबसे कम विद्रोह उसी समय हुए था। उसने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था।
तो बताइए दोस्तों, मोहब्बत बिन एमबीटी तुगलक के विषय में क्या असत्य है? नहीं है। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या कह रहा भाई ये? सल्तनत के इतिहास में सबसे कम विद्रोह उसी समय पे हुए थे। ये बिल्कुल बात सही नहीं है, ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा हुए थे इस टाइम पे, एमबीटी के टाइम पे। ओके। क्वेश्चन नंबर 99। दीन ए इलाही अकबर की साम्राज्यवादी भावनाओं का शिशु व उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक धार्मिक जामा है। यह विवरण अकबर के संबंध में किसने दिया है? चलिए भाई बताइए, किसने दिया है भाई? स्मिथ ने दिया है, हेवेल ने दिया है, खफी खान ने दिया है, राल्फ विच ने दिया है। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा 99 का राइट आंसर? अरे भाई, प्रोफेसर स्मिथ ने दिया है। ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, पूछ लेता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 100। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। उसने आगरा में अनेक भवनों का निर्माण कराया था। निम्न में से कौन सा उसके द्वारा बनवाया गया भवन आगरा में नहीं है? चलिए भाई, रंग महल, शीश महल, नगीना मस्जिद, मुशम्मन बुर्ज। तो क्या है भाई? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अरे रंग महल कहाँ बना है? ये रंग महल आप मुझे कमेंट में बताओगे कि रंग महल कहाँ बना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से दो गुप्तकालीन मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित थे? पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश, भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश, लक्ष्मण मंदिर शिवपुरी, शिव मंदिर मध्य प्रदेश। तो बताइए क्या होगा? गुप्तकालीन मंदिर जो ईंटों से निर्मित थे, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। ओके। अरे भाई, भीतर गांव का मंदिर ये उत्तर प्रदेश में है, ये ईंटों से निर्मित था। और लक्ष्मण मंदिर शिवपुर, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। ओके। अंग्रेजों के सहयोग से मीर कासिम बंगाल के नवाब बने, परंतु मीर जाफर को किस कारण पुनः नियुक्त किया गया था? चलिए भाई बताइए क्या होगा? अरे अंग्रेजों ने समझा कि उन्हें भारत से निकालने के लिए मीर कासिम मुगल साम्राज्य से जा मिला। क्या ये बात ठीक कह रहे थे? मीर कासिम अंग्रेजों से लड़ा क्योंकि वे आंतरिक व्यवसाय कानूनों को तोड़ रहे थे, जिसके कारण मीर कासिम की आय में भारी कमी आई थी। मीर कासिम अंग्रेजों द्वारा मूल निवासियों के धर्म परिवर्तन का विरोधी था। मीर जाफर ने भारी रिश्वत लेकर मीर कासिम को हटवाया था। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा 102 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। मीर कासिम अंग्रेजों से लड़ा था क्योंकि वे आंतरिक व्यवसाय कानूनों को तोड़ रहे थे। बिल्कुल बात सही है ये, जिसके कारण मीर कासिम की आय में भारी कमी व गिरावट आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर वयोवृद्ध गांधीवादी पूटी श्री रामुलु की मृत्यु हुई थी? वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे क्या इसके कारण? वह भारत के विभाजन का विरोध कर रहे थे? वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे? वह निचली जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग कर रहे थे? तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो प्यारे शिक्षक शिक्षिकाओं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से किस स्थान पर थर्मल पावर प्लांट स्थापित है? चलिए भाई, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, कलिपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में। तो क्या होगा दोस्तों उसका राइट आंसर? बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर, तारापुर महाराष्ट्र थर्मल पावर प्लांट के लिए सबसे मशहूर जगह है। ओके। क्वेश्चन नंबर 105। हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है? गर्म दिनों में खड़ी कारें, क्या ये ठीक रहेगा? उच्च तापमान वाले शहरों के ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाज, समुद्र का स्तर बढ़ना, जल स्तर बढ़ना,
वनों और वृक्षों का विनाश। तो क्या होगा दोस्तों राइट आंसर 105 का? अरे भाई, आप लोग अपनी जब क्लास में बच्चों को पढ़ाओगे या बताओगे हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में, तो आप कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण इसमें से प्रस्तुत करोगे? अरे भाई, आप बताओगे ना कि हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के से वनों का एवं वृक्षों का विनाश हो रहा है। अब किस कारण हो रहा है, एक्सप्लेन तो आपको ही करना पड़ेगा। अपने बच्चों को अपनी क्लास में बताओगे ना। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह, चलिए भाई कौन कौन से हैं? पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाला एक ग्रह, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टियों के बीच पाए जाने वाले ग्रह, वे ग्रह जो गैसीय हैं, बिना उपग्रह वाले ग्रह। तो क्या होगा 106 का राइट आंसर? अरे भाई, भीतरी या आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टियों के बीच पाए जाने वाले ग्रह। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कौन कौन से हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है? ओके। नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया गया था? ऑप्शन नंबर 1, आज्ञाकारी नागरिक विकसित करने के लिए, विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए। अब नीचे विकल्प दिए गए हैं, बताइए क्या होगा सही आंसर? 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये दोनों ही ठीक हैं। आज्ञाकारी व नागरिक विकसित करने के लिए, विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए, तो बोथ आर करेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 108, वह गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? भाई, यू आकार की घाटी, अंधी घाटी, गार्ज या कैनियन। तो बताओ दोस्तों, भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई, गहरी घाटी क्या विशेषता है? सीढ़ी नुमा गड्ढे एवं ढाल क्या होती है वो? कैनियन ही तो होती है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? चलिए भाई, बीमिल को छांटना है। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा या ज्वारीय वर्षा। तो क्या होगा 109 का राइट आंसर? अरे भाई, चक्रवर्ती वर्षा ये बीमेल है। पढ़ाई की नहीं पढ़ा आप लोगों ने? चलिए बताइएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? ऑप्शन नंबर 1, जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हो। अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया तो उसे निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कह सकते हैं। ये तो बात ठीक लग रही है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामलों में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पानी का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग माना गया है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कौन सा वाक्य गलत है? क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। क्यों? अरे, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कर सकता है ना भाई, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, उसे राइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्य तथा उत्तरदायियों की परिभाषा करता है। यह शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है, तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इस राइट आंसर। अब क्यों? ये कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। बिल्कुल 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 बात सही कह रहा है ये। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है। और ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4, तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ओके। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 112,
जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तब 85°20 पूर्वी देशांतर पर स्थित झारखंड से रांची के समय क्या होगा? 5:41 शाम के टाइम, 5:41 मॉर्निंग के टाइम, 6:41 इवनिंग के टाइम या 6:41 मॉर्निंग के टाइम। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई, ऑप्शन नंबर 1, 5:41 इवनिंग का समय। क्वेश्चन नंबर 113, शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ो। औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। कथन क्या कह रहा है? बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट जाने का एक मौका था। तो नीचे कूट दिए गए हैं दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 113 का? बताइए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कथन दूसरा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 114, जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इस कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तब न्यायालय कौन सा आदेश जारी करता है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेध आदेश या अधिकार रक्षा? तो बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? भाई, उसे बोलेंगे परमादेश। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सी बात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रणाली में समान है? ऑप्शन नंबर 1, 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है। विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वरीयता क्रम में रख सकता है। प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। तो क्या कह रहा है दोस्तों, बताइए क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर? राज्य और लोकसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रणाली में समान है। क्या समानता है इसके अंदर में? 115 का राइट आंसर होगा प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 116, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन योग्यताओं में से सही नहीं है? ठीक है भाई, वह भारत का नागरिक हो, ये बात तो ठीक है। उसकी आयु 35 वर्ष हो, वह संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल का सदस्य हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, वह संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल का सदस्य हो। ये बात जरूरी नहीं है दोस्तों। ओके। अब कौन से आर्टिकल होता है इसका? आर्टिकल का मुझे नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। राज्यपाल किस आर्टिकल के द्वारा निर्वाचित या नियुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 117, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को किस स्थिति में हटाया जा सकता है? कदाचार साबित होने पर, अयोग्यता की दशा में, वर्ष 1950 के संसद के एक अधिनियम के आधार पर, अन्य न्यायाधीशों की सलाह पे। तो क्या होगा 117 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। भाई, या तो उसके ऊपर में कदाचार साबित हो और या फिर अयोग्यता की दशा में। 1 और 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा। तो बताइए, मंत्रिपरिषद को कब इस्तीफा देना पड़ सकता है? पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। क्या है राइट आंसर? अरे भाई, लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, अभिकथन क्या कह रहा है? उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण व्यवस्था वर्ण कहते हैं, और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। भाई, बात तो ठीक लग रही है। अब दूसरा पढ़ते हैं। आर आर भैया क्या कह रहे हैं?
कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई सवर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। अब नीचे कूट दिए गए हैं, कूट को पढ़िए और सही बताइए क्या होगा राइट आंसर। भाई सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ए और आर दोनों सही हैं और आर भैया ए की सही व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 120, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप काफी कमी आई। जो कहता है भाई, क्या कहता है? हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमें तो कुछ असर लगता नहीं है भाई। सभी पुराने वाहनों को नए वाहनों में बदला जाना चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? डीजल का उपयोग करने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी द्वारा पर स्वचालित किया जाना चाहिए। चलो भाई ये तो ठीक है। डीजल कारों की संख्या में भारी कमी आई। सभी वाहनों को सड़क पर प्रदूषण नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर? बताइए। ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। भाई ये बात तो सही है। डीजल का उपयोग करने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे क्या कहते हैं, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 121, नौका दौड़ भारत के किस त्योहार से जुड़ा है? पोंगल से, ओणम से, हम्पी से, उगाड़ी से? क्या होगा राइट आंसर? पढ़ा तो होगा। अरे भाई किस में? ओणम। क्वेश्चन नंबर 122, युवा व्यक्तियों में एचआईवी एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अत्याधिक अधिकांशतः संबंध होती है? चलिए भाई, दीर्घकाल से स्थित पीलिया और दीर्घकाल से यकृत रोग, तीव्र दीर्घकालिक सिरदर्द, तीव्र अरक्तता, दीर्घकालिक प्रभाविका। तो क्या है दोस्तों सही आंसर 122 का? ईश्वर ना करे ये किसी के साथ में हो, पर क्वेश्चन आ गया है तो बताना तो पड़ेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर, तीव्र दीर्घकालिक सिरदर्द। ओके, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? स्थानीय क्षेत्र से कोयला एवं कोक की प्राप्ति, जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति, दामोदर नदी से जल की प्राप्ति, या सभी? तो क्या होगा दोस्तों 123 का राइट आंसर? अरे भाई, सिंदरी की विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए ये सभी के सभी जरूरी हैं। ओके, तो उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। चलिए भाई, एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ये तो नहीं होगा। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। अरे भाई, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है? आर्टिकल 17, 22, 21 या 25? तो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है भाई वो? ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। ओके। क्वेश्चन नंबर 126, एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत संसद के पास, जनता के पास, न्यायपालिका के पास या अभिजात वर्ग के पास? तो किसके पास है भाई? आदर्श लोकतंत्र किसके पास में है? क्या होगा 126 का राइट आंसर? अरे भाई, जनता के पास। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च निकाय कौन है? योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, वित्त मंत्री है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है? तो क्या होगा 127 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर टू। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है?
राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र मैसूर है, सेंट्रल फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव। अब नीचे कूट दिए गए हैं, तो क्या राइट आंसर होगा? तो 128 का राइट आंसर है। बताइए बताइए क्या है भाई? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके भाई, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है? पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच या सरकार गवर्नमेंट? क्या होगा राइट आंसर? भाई कौन करता है नियुक्त? गवर्नमेंट ही तो करता है ना। सचिव की नियुक्ति कौन? भाई ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयड तो होता है ना सरपंच सचिव। क्वेश्चन नंबर 132, सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संघटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जा सकता है, उसे क्या कहोगे? लोकतांत्रिक राज कहोगे, संघीय राज्य कहोगे, एकात्मक एक एक राज्य कहोगे, या साम्यवादी कम्युनिस्ट राज्य कहोगे? तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर बताइए? अरे उसे संघीय राज्य कहेंगे ना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। यदि ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? 10 बजे का, 1 बजे का, 2 बजे का मध्याह्न, 10:30 का मध्याह्न? तो क्या होगा दोस्तों? 133 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड, 2 बजे मध्याह्न का टाइम होगा। किसे दक्षिण भारत का मनु कहा जाता है? वाक्यपति को, सांध्याकर, नंदी को, आपस्तंभ को, तिरुक्कुराल को? तो क्या होगा दोस्तों बताइए? अरे आपस्तंभ को दक्षिण भारत का मनु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? चलिए भाई, अमीर ए को ही, सरद उस सुदूर, अमीर ए हाजिब, वजीर? क्या होगा राइट आंसर? भाई वजीर नहीं होता था इसमें। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, शैक्षिक उद्देश्य आर्द्रता वाले दो शहरों में अपनी समझ दर्शाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन इसका उद्देश्य का परीक्षण करता है? भारत में अधिकतम आर्द्रता वाले दो शहरों के नाम लिखो। नम मौसम में कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? आप प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करके घर पर नमी कैसे कम कर सकते हैं? जेट विमान अपने पीछे सफेद निशान क्यों छोड़ता है? तो बताइए भाई, क्या होगा राइट आंसर 136 का? अरे भाई, आप प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करके घर पर नमी कैसे कम कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की कौन सी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? कौन सी विधि है भाई? कहानी विधि होगी, वाद विवाद विधि होगी, समस्या समाधान विधि होगी, निरीक्षण विधि होगी? तो क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई, कहानी विधि। इससे अच्छी विधि और क्या हो सकती है? 138, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को देती है। भाषण की प्रेरणा, शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, खाने पीने की प्रेरणा, या इसमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल, शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा ही तो देगी ना। भाषण की प्रेरणा ये भी नहीं होता। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आप लोगों ने सही कर दिया। परियोजना कार्य के दोष क्या होते हैं? विधि बहुत व्ययपूर्ण होती है, समय अधिक लगता है, सक्रिय कार्य निष्क्रिय होते हैं, या आलापतीस? तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा 139 का राइट आंसर? अरे भाई, ये सारे के सारे हैं परियोजना कार्य के ये दोष हैं। अरे विधि बहुत व्ययपूर्ण भी होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, सक्रिय से निष्क्रिय भी हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 140, विद्यार्थियों में मानचित्र को पढ़ने से जो व्यावहारिक परिवर्तन होता है वह निम्न उद्देश्य से संबंधित है। अर्थ उपयोगी, ज्ञान उपयोगी, अवबोध, या सांस्कृतिक? क्या होगा राइट आंसर बताइए? अवबोध इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर।
समझ में आया? क्यों होगा? अरे विद्यार्थियों में मानचित्र को जब आप पढ़ा रहे हो, बता रहे हो, तो उनके व्यावहारिक परिवर्तन में क्या होगा? एक अवबोधन होगा ना। पाठ्यक्रम विकास हेतु दिए गए 4 सोपानों को क्रम में कीजिए। चयनित अधिगम अनुभवों का संगठन, परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन का सुझाव, वंचित अनुभवों का चयन, उद्देश्यों का निर्धारण। तो बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पहले आप क्या करोगे? उद्देश्यों का निर्माण करोगे, फिर क्या करोगे? वंचित अनुभवों का चयन करोगे, फिर क्या करोगे? परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन का सुझाव दोगे, आप चयन अधिगम अनुभवों का संगठन करोगे। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को मानवीय ज्ञान देना है, मानवीय संबंधों का ज्ञान देना है, समाज, राज्य, राष्ट्र एवं विश्व से परिचित कराना है, या सभी? तो भाई बेसिक सा आंसर है इसका, ऑल ऑफ दिस। आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 143, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। किसका पता चलता है भाई? आप किसका पता चलाओगे? छात्रों के मानसिक विकास का, छात्र की शैक्षणिक स्थिति एवं प्रगति का, छात्र के सामाजिक विकास का, या छात्र की सोचने के तरीके का? अरे भाई आप क्या करोगे? छात्रों की शैक्षणिक स्थिति एवं प्रगति का ही तो पता लगाओगे ना, कि मेरा बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र की विशेषता नहीं है? यह मानवीय संबंधों पर बल देता है, बल नाम का राक्षस काट दो, सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा उसके समुदायों का अध्ययन है, सामाजिक शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है, यह छात्रों को सामायिक समस्याओं को समझने में सहायता नहीं देता। तो बताओ मेरे दोस्तों क्या है राइट आंसर? आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्यों? अरे सामाजिक अध्ययन क्षेत्र की विशेषता नहीं है ना। क्यों नहीं है? छात्रों की समसामयिक समस्याओं को समझने में सहायता नहीं कर देता, जबकि देता है, इसीलिए गलत हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 145, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में विभिन्न गतिविधियों को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? चलिए भाई, अरे गतिविधियां छात्रों का भरपूर मनोरंजन करती हैं। गतिविधि आधारित शिक्षा छात्रों को अवधारणा समझने में सहायक होती है। यह गतिविधि आधारित शिक्षा केवल प्रदर्शन के लिए दी जाती है, पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए दी जाती है। तो बताओ मेरे प्यारे साथियों क्या होगा 145 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। गतिविधि आधारित शिक्षा छात्रों को अवधारणा समझने में सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? चलिए भाई, समय व शक्ति की बचत होती है, तर्क व चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ्य वस्तु को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, छात्रों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है। तो क्या होगा 146 का राइट आंसर? अरे भाई ऑप्शन नंबर 4, क्या अपने आप पढ़ने की आदत डल जाएगी व्याख्यान विधि से? व्याख्यान विधि से तो बच्चा सुनेगा। शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कार्य कहलाता है दत्त शिक्षण, शिक्षक शिक्षण, लिखित शिक्षण, मौखिक शिक्षण। क्या होगा राइट आंसर? दल शिक्षण ना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, छात्रों ने हाल ही में सीखा है कि बराबरी और न्याय कैसे अलग नहीं हैं किए जा सकते, और उन्हें भारत में इनके उदाहरणों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। विकल्प में 4 छात्रों के उत्तर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र सबसे अधिक वैचारिक समझ दिखाता है? कारखाने के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण, सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, धर्मार्थ संगठनों के लिए कर में छूट। तो क्या होगा दोस्तों 148 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। धर्मार्थ संगठनों के लिए कर में छूट। क्वेश्चन नंबर 149, इतिहास आधारित सिनेमा और तात्कालिक संदर्भों से जुड़े वृत्त चित्र का उपयोग खाली समय में भरने और केवल मनोरंजन के लिए होना चाहिए? केवल नाम का राक्षस। पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर होना चाहिए, व्याकरण और विशेषण के लिए होना चाहिए,
रुचि और चर्चा को पैदा करने में प्रयुक्त होना चाहिए। तो नीचे कूट दिए गए हैं, क्या होगा राइट आंसर बताइए मेरे प्यारे शिक्षक शिक्षिकाओं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। भाई व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए। और क्या कह रहा है, रुचि और चर्चा को पैदा करने के में प्रयुक्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। जाति और जेंडर से जुड़े हुए द्वंद्वात्मक विषयों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूरी तरह से बचना चाहिए और कक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। अनियमितता रखा जाना चाहिए और इन पर विभिन्न आयामों में चर्चा करनी चाहिए। शिक्षक की अपनी समझ और विश्वास मत पर आधारित चर्चा करनी चाहिए। विद्यार्थियों की भावनाओं के अनुसार चर्चा करना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। पूरी तरह से बचना चाहिए और कक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। जाति और जेंडर ये दोनों शब्द बड़े ही खतरनाक हैं, इसीलिए आप लोग भी अपनी कक्षा में शामिल नहीं करना। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे होता है कंप्लीट। शॉर्ट टाइम में लॉन्ग ज़्यादा क्वेश्चन कराए और आप लोगों को अपने तैयारी को मजबूत कराने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो प्लीज़ अपने सर के लिए गुरुदक्षिणा समझ के एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।